नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th हिस्ट्री का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1815 की वियना कांग्रेस के बाद नई जो कंजर्वेटिव सिस्टम लागू की गई, लिबरल्स अंडरग्राउंड हो गए और पूरे यूरोप में रिवोल्यूशनरी जगह जगह अनेक सीक्रेट सोसाइटी संगठनों की स्थापना करने लगे ताकि लिबरलिज्म की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए और प्रेस की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए नए काम किए जा सकें। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 48, ये वो दौर था जो 1815 के बाद का वीना कांग्रेस के बाद का था और पूरे यूरोप में जगह जगह रिवोल्यूशन या रिवोल्ट हुए, जो हम बारी बारी पढ़ेंगे। Liberalism and nationalism came together many places in Europe after Vienna Congress. जो भी लोग थे जो फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को पूरे यूरोप में लाना चाहते थे, अपने देश में लाना चाहते थे, वो किसी भी तरह के लोग हों, वो सब एकजुट हो रहे थे। The first upheaval took place in the France in July 1830. पहला जो विद्रोह है, पहली जो उथल पुथल है, वो फ्रांस में देखने को मिलती है जुलाई 1830 में, जिसे जुलाई की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ था जुलाई 1830 में, चलो देखते हैं। द बोर्बो किंग वाज नाउ ओवरथ्रोन। जो वहाँ का राजा था बोर्बो वंश का, जिसको 1815 की वीना कांग्रेस के बाद फ्रांस की राजगद्दी मिली थी, वो भाग गया। किस तरह की घटनाएं घटी थी? Constitutional monarchy was set up with Louis Philippe as its head. 1830 में फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और लुई फिलिप को राजा बनाया गया, बट इस कंडीशन के साथ में कि जो भी मोनार्की नई इस्टेब्लिश हुई है वो कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कहने का आशय ये है कि राजा तो होगा लेकिन वो संविधान की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होगा। कहने का आशय ये है कि वो पूर्णतः ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, बल्कि संविधान उसकी शक्तियों को, राजा की शक्तियों को कंट्रोल करेगा। मेटरनिक वंस रिमार्क्ड, चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसने वीना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उसने बोला, कमेंट किया, क्या? When France sneezes, the rest of Europe catches cold. जब फ्रांस को सर्दी जुकाम छींकता है तो बाकी सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का आशय ये है कि 1789 में जब फ्रांस की पहली बड़ी क्रांति हुई तो नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। और अब जब फिर से 1830 में रिवोल्ट हुआ है और फ्रांस की राजाशाही खतरे में आई है, इसका मतलब ये है कि पूरे यूरोप में कुछ न कुछ होगा। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसने पूरे यूरोप को फिर से एक बार झकझोर कर रख दिया। उसी का एग्जाम्पल है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक एक पुराना देश, पुरानी संस्कृति का, प्राचीन संस्कृति का, जो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन ग्रीक स्टार्टेड इन 1821। 1820-21 के आसपास ही ग्रीक में आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। नेशनलिस्ट गॉट सपोर्ट फ्रॉम पीपल लिविंग इन यूरोप। ग्रीक में रहने वाले नेशनलिस्ट, ऐसे लोग जो आज़ादी चाहते थे, उनको यूरोप के तमाम सारे देशों से समर्थन मिल रहा था। क्यों समर्थन मिल रहा था? अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि एक समय ऐसा था, बिफोर 15th सेंचुरी, ग्रीक वाज वेरी रिच इन आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, नॉलेज। उसके बाद ग्रीक पर ऑटोमन साम्राज्य, जो एक मुस्लिम साम्राज्य था, उसका अधिकार हो गया। तो मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार होने से अनेक सारे ग्रीक निवासी
ग्रीक छोड़ करके यूरोप के दूसरे देशों में जाकर बस गए। अब जब पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी बढ़ रहे हैं, वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ऐसे ही समय में जब उनको यह जानकारी हुई कि ग्रीक में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ है, तो उन लोगों ने, वे लोग जो जिनके पूर्वज यूरोप के थे और जो रह रहे थे यूरोप में, जिनके पूर्वज ग्रीक के थे और जो अब रह रहे हैं यूरोप में, उन लोगों ने हेल्प की, मदद की। किसकी? ग्रीक के स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले लोगों की। यूरोपियन वेयर सिंपथाइज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, इसके बारे में हमने आपको बताया कि यूरोप के रहने वाले लोग ग्रीक की पुरानी जो सभ्यता थी, पुरानी जो व्यवस्था थी, उससे बहुत उनका लगाव था। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड वेंट टू फाइट इन द वॉर एंड डाइड ड्यू टू फीवर। उसी का एक एग्जाम्पल है कि एक अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, जिन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और स्वतंत्रता संघर्ष में लड़ने के लिए भी गए यूनान, ग्रीक, और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई और ग्रीक आजाद हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यह क्या है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यह एक सांस्कृतिक कल्चरल मूवमेंट था। आशा यह है कि राष्ट्र का निर्माण केवल लड़ाइयों से ही नहीं, बल्कि आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर से भी किया जा सकता है। राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार साहित्य के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट। कल्चर आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू क्रिएट द आइडिया ऑफ नेशन। विभिन्न लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में जो लिटरेचर है, कल्चर है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार। जर्मन फिलासफर जॉन गॉटफ्रेड हर्डर क्लेम्ड, उन्होंने कहा दैट कि ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दस वर्ल्ड। असली जो जर्मन संस्कृति है, वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के अंदर पाई जाती है। तो कहने का आशय ये है कि लोक संस्कृति, गीत, साहित्य, ऐसा जो गांव गांव बसा हुआ है, वो वही एक राष्ट्र की सच्ची संस्कृति है, और वही लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी विचारों को आगे ले जा रहे हैं, राष्ट्र की पहचान को आगे ले जा रहे हैं। उसी का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्ट जो राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाती है, जैसा दिया है। पोलैंड की घटना का एग्जाम्पल है कि पोलैंड वाज पार्टीशन इन रसिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। पोलैंड का विभाजन कर दिया गया 1830 के पहले और 2-3 देशों में इसको बांट दिया गया। पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल इन रशियन ऑक्युपाइड एरिया। रूस ने पोलैंड के जिस हिस्से को कवर किया, अपने अधिकार मिलाया, वहाँ के स्कूलों से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और रसियन भाषा उनके ऊपर थोप दी गई। रसियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड। इन 1831 ए रिवोल्ट हैड बीन टेकन प्लेस। 1831 में विद्रोह हो गया, और जो किसके द्वारा किया गया? पोलिश लोगों के द्वारा किया गया, रूस के अधिकार वाले क्षेत्र में। लेकिन रूस ने इसे क्या किया? सेना का उपयोग करके, बल का उपयोग करके दबा दिया गया। पीपुल स्टार्टेड यूजिंग पोलिश लैंग्वेज। लेकिन ऐसे लोग जो पोलैंड के थे और रूस वाले कब्जे में आ गए थे, उन लोगों ने राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने के लिए, रूस के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए रूसी पोलिश भाषा का ही यूज करना शुरू किया। अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए इसी भाषा को एक हथियार बनाया।
चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पुलिस का इस्तेमाल होने लगा और नतीजतन रूस की सरकार ने अनेक सारे पादरियों और जो चर्च के पोप होते हैं उनको जेल में भेज दिया गया। द यूज ऑफ पुलिस केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रूस के इलाकों में, रूस द्वारा अधिकृत पोलैंड के इलाकों में पोलिश भाषा का यूज राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने लगा। आगे हम लोग देखते हैं कि न केवल लड़ाइयाँ, न केवल विद्रोह, न केवल संस्कृति, बल्कि हंगर, हार्डशिप एंड पाप, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने रूस पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचार को बढ़ाने में मदद की। जैसे इन 1830 दैट वाज ए ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक ऑफ हार्डशिप। बहुत मुश्किल वाला समय था 1830। क्या कठिनाइयाँ थीं? पहली बात तो ये कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही थी। और एक मुश्किल थी कि स्मॉल प्रोड्यूसर वेयर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। जैसा कि हमने पढ़ा है, जानते हैं हम लोग कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का निर्माण यूरोप में सबसे अधिक इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड के उद्योगों से बना हुआ सामान पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में जा रहा था, जिसके कारण यूरोप के जो दूसरे देश थे वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनका सामान बिक नहीं रहा था। उनके देशों में इंग्लैंड की उद्योगों के द्वारा बने हुए सामान बिक रहे थे, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स वेयर इन द क्राइसिस। अरिस्टोक्रेसी वाज एंजॉइंग पावर। और एक चीज़, जिनके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी, जो लैंडलॉर्ड थे, सामंत थे, वो मज़े कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रिविलेज था और उनको खेती नहीं करना पड़ता था। किराए पर किसान लेकर खेती करते थे ज़मीन को और वो टैक्स पे करते थे। तो उसी टैक्स के ऊपर जो अरिस्टोक्रेट लोग थे वो सब इंजॉय कर रहे थे। एंड पीजेंट्स वेयर स्ट्रगलिंग बर्डन। और सारी व्यवस्था का बोझ टैक्स के रूप में किसके ऊपर था? किसानों के ऊपर था। In 1848, food shortage and unemployment brought the population on Paris on the road। 1848 में क्या हुआ कि जनता एक बार भूख के कारण, भोजन में कमी के कारण फिर से सड़कों पर आ गई और खाने पीने की कमी हो गई और बेरोजगारी बढ़ने लगी। पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह गवर्नमेंट ने, लुई फिलिप्स ने बैरियर लगाए, सेना का यूज़ किया, लेकिन मजबूर होकर के लुई फिलिप को भागना पड़ा। लुई फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक। जो फ्रांस की नेशनल असेंबली है उसने घोषणा की कि आज के बाद फ्रांस एक रिपब्लिक होगा। जबकि हमने पीछे पढ़ा है कि 1830 वाले रिवॉल्यूशन में लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में एस्टेब्लिश किया गया, यानी राजा होगा और संविधान होगा। लेकिन 1848 के बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फ्रांस को पूर्णतः एक रिपब्लिक, यानी संविधान होगा और देश का जो हेड होगा, जो शासन करेगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल एबव 21। नेशनल असेंबली ने एक और घोषणा की कि 21 ईयर के ऊपर के जितने सारे मेल हैं उन सबको वोट का अधिकार मिलेगा। सभी लोग एक्टिव पीपल के रूप में आ जाएंगे। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए जाएंगे ताकि बेरोजगारी की जो समस्या है उससे मुक्ति पाई जा सके। यानी 1848 में फिर से फ्रांस में उथल पुथल हुई, जिसे 1848 का रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसमें लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री घोषित किया। 21 ईयर्स ऊपर के जितने सारे मेल पुरुष थे उन सबको वोट देने का अधिकार मिला और रोजगार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की बात की गई। 1848 में एक और रिवॉल्यूशन हुआ जो लिबरल्स के द्वारा किया गया, एक सफल प्रयोग। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
European countries in the year 1848, a revolution led by middle class was underway. 1848 में यूरोप में जो उदारवादी थे उन लोगों के द्वारा अनेक सारा एफर्ट अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में किया जा रहा था राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने के लिए, लेकिन लिबरल्स टूक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड। जो लिबरल्स थे वो न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप में, चाहे भूख के रूप में, चाहे कठिनाई के रूप में, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में, जो उथल पुथल मच रही थी, अशांति का दौर आ गया था, अनरेस्ट का दौर आ गया था, ऐसा मौका उन्होंने समझा कि यही सही समय है अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए। उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? नंबर 1, टू क्रिएट नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, ताकि एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना की जा सके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर काम करता हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान हो देश के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी हो समाचार पत्रों को, प्रेस प्रकाशन को, संगठन एंड फ्रीडम फॉर एसोसिएशन, और संगठन बनाने के लिए, ताकि लोग अपने विचारों को संगठित रूप से सरकार के समक्ष रख सकें और सरकारें ऐसी हों जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नियंत्रित होती हों। उसी का एक संगठित प्रयास, लिबरल्स के द्वारा एक किया गया संगठित प्रयास देखने को मिलता है जर्मनी में, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं, 1848 में हुआ। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया, और 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में आए और सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए। दे ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। उन सभी लिबरल्स ने मिल करके एक संविधान का निर्माण किया और जर्मनी को एकजुट होने के लिए एक मोनार्की स्थापित करने की कोशिश की कि कोई एक राजा होगा सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, लेकिन वो राजा कैसा होगा? वो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करेगा। कहने का आशा ये है कि 831 जो इलेक्टेड पीपल हैं वो एज ए पार्लियामेंट काम करेंगे और इनका जो हेड होगा वो राजा होगा, राजा शासन करेगा, लेकिन वो इलेक्टेड मेंबर के सुझावों के आधार पर। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ प्रसा, जो प्रसा का राजा था, वाज ऑफर्ड क्राउन फॉर जर्मनी। इस सभा में जो लोगों ने डिसाइड किया कि जर्मनी का एक राजा होगा और पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, तो जो सारे लोग इकट्ठा हुए थे उसमें से जो प्रसा का राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको ये मौका दिया गया, जर्मनी का राजमुकुट उसको प्रदान करने की कोशिश की गई, बट लेकिन ही रिजेक्टेड इट, उसने इसे इनकार कर दिया, एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज इलेक्टेड असेंबली, और उन लोगों के साथ में जाके मिल गया जो इलेक्टेड सिस्टम को अपोज करते थे। कहने का आशा ये है कि प्रसा के राजा विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को राजगद्दी तो मिल जाती पूरे जर्मन की, लेकिन उस पर किसका कंट्रोल रहता? पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता, इलेक्टेड पीपल रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल रहता। तो राजा बनने के लिए तो तैयार था, लेकिन ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम वाली जो व्यवस्था थी, जो राजा की शक्तियों को कंट्रोल करती थी, उसके पक्ष में वो नहीं था, इसलिए ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज इलेक्टेड असेंबली। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वेयर एबल टू suppress liberal movements in 1848, but they could not restore the old order. 1848 में कंजर्वेटिव्स ने लिबरल मूवमेंट्स, लिबरल्स के द्वारा किए गए एफर्ट को रोक दिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। क्या अर्थ है? 1848 के बाद मोनार्की सिस्टम, जो अरिस्टोक्रेट का जो सिस्टम है, उसको वो उस मजबूती के साथ नहीं स्थापित कर पाए जैसे पहले हुआ करते थे। इन दिस वुमेन वेर अलाउड टू वॉच ओनली।
महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर, महिलाओं की भागीदारी थी लेकिन उनको सक्रिय भागीदारी नहीं थी, उनको केवल दर्शक दीर्घा में क्या घटनाएं घट रही इसको देखने के लिए ही फ्रैंकफर्ट संसद में बुलाया गया था। रिमेनिंग लेसन इन नेक्स्ट पार्ट 4। थैंक यू वेरी मच।